नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही अच्छी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये कंपनी भी B2B बिज़नेस में है और कैपिटल गुड्स बनाती है और इस कंपनी का नाम है ज्योति CNC। इस कंपनी का IPO जनवरी 2024 में आया और इसकी जो IPO की इशू प्राइस थी वो 331 रुपये प्रति शेयर थी। तो जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी क्या करती है, क्या बिजनेस मॉडल है, क्या इसकी भविष्य की योजनाएं हैं, क्या इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, और बहुत ही आसान सरल शब्दों में जिससे हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के बिजनेस मॉडल और इसके फाइनेंशियल्स को समझ सके। तो पहले देखिए ये जानते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी बेसिकली CNC मशीन्स बनाती है। तो अब ये CNC मशीन्स क्या होती है, तो देखिए आपने जो एक लेथ मशीन का नाम सुना होगा। जैसे कभी अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है और उसका इंजन बैठ जाता है, जिसको बोलते हैं इंजन सीज हो जाता है, इंजन बैठ, बाइक्स की बात मैं कर रहा हूँ या कारों में या 4 व्हीलर्स में भी ऐसे होता है। तो अगर इंजन सीज हो जाता है तो आदमी उसको, जो मैकेनिक होता है, वो इंजन खोल के उसमें एक मशीन के पास, मतलब किसी मशीन वाले के यहाँ ले जाता है और वो मशीन वाला जो है ना, उसका जो बोर है, जिसको बोर बोलते हैं, इंजन का जो बोर है, यानी जहाँ पिस्टन रन करता है, उसको थोड़ा सा चौड़ा कर देता है और उसमें ओवर साइज पिस्टन, मतलब उस जो पुराना पिस्टन है उससे बड़े साइज़ का पिस्टन उसमें डाल देता है। तो वो जिस पे काम होती है, वो जिस पे काम होता है, वो उसको खराद मशीन या लेथ मशीन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह की खराद मशीन या लेथ मशीन जो होती है ना, वो बेसिकली मशीनिंग का काम करती है। अब ये मशीनिंग क्या हुआ, तो जैसे इसका सरल उदाहरण से अगर इसको समझना चाहें तो अपने जैसे कारपेंटर होता है ना, घर में अपने फर्नीचर का काम होता है, तो फर्नीचर वाले पे तो हम क्या करते हैं, उसको लकड़ी ला के दे देते हैं। अब वो क्या करता है, उसको जो जैक होता है, यानी जो जिसको रंदा बोलते हैं जनरली देसी भाषा में, तो वो जो जैक होता है, जैक प्लेन बोलते हैं वैसे उसको टेक्निकल भाषा में, तो उससे उसका छिलका उतारता है। ठीक है, और उसको उस प्रॉपर शेप में लाता है और फिर उसको फिटिंग करता है। तो ये जो खाल उतारना या छिलका उतारना या लकड़ी की ऊपर की सतह को हटाकर उसको बराबर करना, ठीक है, इस चीज़ को, अगर यही चीज़ मैं लोहा या मेटल के साथ करूं तो उसको मशीनिंग बोलते हैं। और यहाँ पर जो कारपेंटर है वो हाथ से कर रहा है, और यही काम अगर मैं मशीनों से करवाऊँ तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसको मशीनिंग बोलते हैं। और जिन मशीनों पे ये काम, मशीनिंग का काम होता है, उनको या तो लेथ बोलते हैं या मिलिंग मशीन बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल चीज़ है कि अपने को कोई भी चीज़, जब कोई भी पार्ट बनाना होता है तो वो उसको जब अपन शेप में लाते हैं, तो वो जिन मशीनों के थ्रू शेप में लाते हैं उनमें से कुछ मशीनों का नाम लेथ या मिलिंग मशीन होता है। तो ये जो है ना, वो लेथ या मिलिंग मशीन बनाती है। अब ये CNC मशीन्स क्या हुआ, तो देखिए जो नॉर्मली जो लेथ या मिलिंग मशीन होती हैं या खराद मशीनें जो होती हैं, उन पर एक व्यक्ति काम करता है और वो अपने हाथ से, ठीक है, उस मशीन को हाथ से रन करता है। ठीक है, अब ये जो बनाते हैं, ये CNC का मतलब हुआ कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। यहाँ पर क्या होता है कि कंप्यूटर में एक मैं प्रोग्राम फिक्स कर देता हूँ, प्रोग्राम फीड कर देता हूँ कि कहाँ से कितना मेटल निकालना है। ठीक है, ये इसी तरह की चीज़ है जैसे अपन कोई तुरई की सब्ज़ी बनाती हैं या अपन लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं, तो अपन लौकी को छीलते हैं ना, तो वो मशीनिंग टाइप की चीज़ है, जो पीलर से छीलते हैं अपन वो। तो उस तरीके से क्या होता है कि आपको किस डायरेक्शन में, जब अपन लौकी को छीलते हैं तो इस डायरेक्शन में छीलते हैं। ठीक है, अब जब अपन को कोई पार्ट तैयार करना है तो हो सकता है उसमें उसको गोलाई में आपको काटना हो सकता है आपको लंबाई में काटना हो, ठीक है, हो सकता है उसमें कोई कट लगाना हो आपको। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं ना, वो या तो आप हाथ से कर सकते हो या आप कंप्यूटर्स की सहायता से करते हो। तो आजकल जो ट्रेंड है, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बन रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ये कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स जो होती है ना, आप ये समझ लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटेड लेथ मशीन्स हैं ये, या मिलिंग मशीन है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, एक प्रोग्राम आता है,
मतलब इनकी कोडिंग अलग होती है, जैसे नॉर्मल जो कंप्यूटर्स में कोडिंग होती है ना वो अलग होती है। तो इसमें आप जी कोड करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे अपन जावा है, जैसे अपन पाइथन है, वैसे यहाँ पर ये जो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स की जो लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसको जी कोड बोलते हैं। जी कोड। तो वो उसकी सहायता से हम मशीन को ये पहले से फीड कर देते हैं कि इस मेटल को किस जगह से कितना काटना है, गोलाई में कितना काटना है, लंबाई में कितना काटना है, कहाँ इसमें कट लगाना है। एक बार आपने प्रोग्राम फीड कर दिया और एक बार उसमें आपने मेटल का पीस डाल दिया, आपको रेडीमेड वो पीस तैयार होके मिल जाता है। तो बेसिकली ये जो ज्योति सीएनसी है, ये कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी कि ये कंप्यूटराइज्ड लेथ मशीन बनाने के काम करती है, जिसमें एक्सट्रीम एक्यूरेसी और एक्सट्रीम प्रेसिशन का माल आपको बन के मिल जाता है। क्योंकि देखिए आजकल पार्ट जो है ना, वो पार्ट गाड़ियों में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होने लग गए, इसलिए ये जो मैनुअल मशीनिंग जो है ना, यानी खराद से जो आप मैनुअल काम करते हो ऑपरेटर के थ्रू, उसमें गलती होने की संभावना रहती है, पार्ट भी ज़्यादा ख़राब होता है। भाई उससे मशीन वाले से गलती हो गई, फिर क्या करोगे, तो वो पार्ट ख़राब होने के चांसेस भी होते। तो जब मशीन है और आपने प्रोग्राम कर दिया, तो मशीन तो वैसे ही काम करेगी जैसे आपने मशीन को इंस्ट्रक्शन दिए। खैर, अब बात ये करते हैं कि ये इनका ये जो कंपनी है, इनका एप्लीकेशन का है। तो बेसिकली जो इनका फोकस है ना, वो 2-3 इंडस्ट्रीज़ के ऊपर है, और आगे भी इनके जो आगे के प्रोग्राम है ना, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली अभी मैं पहले ये बता देता हूँ कि जनरली ये ऑटोमोबाइल, डिफेंस और जो अपने रेलवेज़ का और जनरल इंजीनियरिंग में और एरोस्पेस इंडस्ट्री में बेसिकली यहाँ पर ये काम करते हैं। और एक जो बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने काम किया, तो इन्होंने 2007 में एक यूरॉन करके, HURON यूरॉन करके एक कंपनी है, उसको एक्वायर किया, और वो जो है ना, वो 5 एक्सिस CNC बनाती है। 5 एक्सिस CNC तो वही कंप्यूटराइज लेथ मशीन समझ लें आप। अब ये 5 एक्सिस क्या हुआ, देखिए उसमें 5 एक्सिस में ये है कि 3 एक्सिस तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 एक्सिस तो ये हो गया। बाकी जो 2 एक्सिस बची ना, उसमें वो यूं भी घूम सकता है, उसमें उपकरण यानी जो पीस आपने लगाया वो यूं भी घूम सकता है और वो यूं भी कर सकता है। तो ये 5 तरीके के मूवमेंट आप उस पीस के थ्रू कर सकते हो। उससे होता क्या है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है ना, वो आप उस पे आसानी से उस मशीन पर बना सकते हो। वरना होता क्या है, कुछ काम, जैसे मान लीजिए कुछ मशीनें सिर्फ यूं ही काम करती हैं, यूं और यूं, मेटल को काटने का काम या तो इस डायरेक्शन में करेगी या उस डायरेक्शन में करेगी, ठीक है। अब ये 5 डायरेक्शन में जो ये 5 एक्सिस CNC होती है, ये 5 एक तरीके से आप समझ लीजिए ये कम से कम 2 या 3 मशीनों का काम एक साथ कर देती है। तो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो है ना, ये बनाना आसान हो जाता है और तुरंत बन जाता है इसमें। फिर क्या है कि ये जो है बेसिकली वर्टिकली इंटीग्रेटेड इनका प्लांट है। अब वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या, ये लेथ मशीनें बनाते हैं ना, इनका सारा सामान ये अपने यहाँ ही बनाते हैं। यानी सबसे पहले क्या करते हैं कि ढलाई होती है। बेसिकली कोई भी मशीन होती है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये क्या करते हैं, ये अपने यहाँ ही ढलाई करके उस स्ट्रक्चर को बनाते हैं, मेटल लाकर, ठीक है। और उसके बाद जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें जोड़ते हैं। तो आप ये समझ लीजिए ज़बरदस्त R&D करते हैं, और शुरू से ही ये अपनी मशीनों का मतलब उसका ढांचे से लेके फाइनल मशीन तक ये खुद अपने यहाँ ही बनाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि जब आप वर्टिकली इंटीग्रेटेड होते हो, उससे फ़र्क क्या पड़ता है, उससे ये है कि आप किसी दूसरे के ऊपर सप्लाई के लिए डिपेंडेंट नहीं रहते। मान लीजिए स्ट्रक्चर या मशीन का स्ट्रक्चर कहीं और से मंगाए, और मान लीजिए उसमें सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी बात क्या है, मार्जिन जो है उसको आपको, जहाँ से आप वो ढांचा मंगाओगे मशीन का, वो उसको भी आपको कुछ मार्जिन देना पड़ेगा, तो आपकी मशीन महंगी होगी। अगर आप A to Z काम यहीं कर लोगे उस मशीन को तैयार करने का, तो आपका खर्चा कम पड़ेगा, आपका जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो कम आएगी, फिर आपका टाइम मशीन को तैयार करने में वो कम लगेगा, आपकी कॉस्ट कम आएगी, आपकी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें। अब ये जानते हैं कि ये जो ज्योति CNC है, इसकी कैपेसिटी कितनी है। देखिए इनकी पहले कैपेसिटी कम थी जब इनका IPO आया था, और अभी रिसेंटली इन्होंने
6,000 मशीनें पर एनम की कैपेसिटी कर ली, बड़ी कैपेसिटी है ये, छोटी मोटी कैपेसिटी नहीं है। और इनके जो ह्यूरॉन करके जो कंपनी इन्होंने एक्वायर की थी, जो बेसिकली फ्रांस बेस्ड कंपनी है जो सेंट्रल यूरोप में है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 121 मशीनें है ना एक साल में वो बना सकती है। अब ये जो इन्होंने 2007 में ये जो यूरोन कंपनी को एक्वायर किया, इससे इनको फ़ायदा क्या हुआ? देखिए इससे क्या हुआ कि जो सेंट्रल यूरोप है ना, वो मशीन टूल्स, ये जितनी भी ये जो CNC मशीनें टाइप की जो मशीनें हैं ना, इनको मशीन टूल्स बोलते हैं। लेथ हुआ, मिलिंग मशीन हुआ, CNC मशीन हुआ, इनको मशीन टूल्स बोलते हैं। तो ये जो मशीन टूल सेंट्रल यूरोप जो है ना, वो मशीन टूल्स बनाने का गढ़ है वर्ल्ड में। तो इनको क्या हुआ कि एक तो जो यूरोप और चाइना, उसके बाद कनाडा और अमेरिका, यहाँ की एक्सेस मिल गई, क्योंकि सारे बड़े से बड़े जो मशीन टूल्स बनाने वाले हैं ना उस एरिया में सेंट्रल यूरोप में स्थित हैं, और सारे ऑर्डर्स वर्ल्ड से यहाँ आते हैं। और इस यूरोन कंपनी की जो ब्रांड इक्विटी वो बहुत अच्छी है, यानी उनका ब्रांड बड़ा एस्टेब्लिश्ड है। तो इससे इनको क्या हुआ कि यूरोन के साथ जब इनका ब्रांड जुड़ा ज्योति का, तो आप ये देख लीजिए कि इनकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ गई। फिर क्या है कि ये स्पेशलाइज करती है, यूरोन जो कंपनी है जैसे मैंने बताया, ये 5 एक्सिस CNC में स्पेशलाइज करती है। तो और ये जो 5 एक्सिस CNC है ना, ये एरोस्पेस इंडस्ट्री में जो कॉम्प्लिकेटेड जहाँ पे पार्ट्स बनते हैं उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण मशीन है। तो इनको जो भारत की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है ना, उसमें बहुत आसानी से इनको एंट्री मिल गई। फिर 1,35,000 से ज़्यादा मशीनें ये वर्ल्ड के 60 कंट्रीज़ में लगा चुके हैं अब तक, 1,35,000 से ज़्यादा मशीनें। और टोटल इनके प्रोडक्ट्स जो है ना, वो 200 से ज़्यादा तरह की मशीनें ये बनाते हैं। और इनके जो क्लाइंट्स की बात मैं करूं तो इनके HAL, HAL, टाटा एडवांस सिस्टम्स, फिर बोइंग, एयरबस, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, BMW, फिएट, मतलब आप नाम लीजिए उस तरह के इनके क्लाइंट्स हैं। क्योंकि उन सब क्लाइंट्स को पार्ट्स बनाने के लिए CNC मशीन्स की आवश्यकता है। और इनकी मशीन्स जो है ना, ये अपने मतलब बेजोड़ मशीनें बनाते हैं ये। अब इनके ऑर्डर बुक की बात करूं तो टोटल 31 मार्च 2025 तक इनका जो ऑर्डर बुक है वो 4,346 करोड़ का है। 4,346 करोड़ की ऑर्डर बुक है, बड़ी ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है। इसमें से 39% जो है वो एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए है, वहाँ से आ रहा है ये ऑर्डर। 17% ऑटो और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कंपनीज से आता है। 16% जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स करके जो जितने भी सर्किट्स वगैरह बनते हैं वो वहाँ से आ रहा है। और 19% जो ऑर्डर आ रहे हैं इनके वो जनरल इंजीनियरिंग के लिए और जो सामान्य इंजीनियरिंग के जहाँ पर काम होते हैं उन सब से आ रहा है। अब बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री का भविष्य क्या है, मतलब कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है। तो देखिए भारत में, देखिए मशीन टूल से आप समझिए कि मशीन टूल से पार्ट्स बनते हैं। और भारत में जैसे आप अभी रिसेंटली हमारी सरकार का जो जोर है ना वो मेक इन इंडिया पे बहुत है, और भारत सरकार भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है। अब मशीन टूल्स जितने वर्ल्ड में खपते हैं उसके केवल 3.9% भारत में खपते हैं। इसके कंपैरिजन में 32.5% चाइना में खपते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी जो है ना वो चाइना से 1/10 है। दूसरी चीज़, अब प्रोडक्शन की बात करें तो मशीन टूल्स वर्ल्ड में जितना प्रोडक्शन होता है उसका 1.75% भारत में होता है केवल, और चाइना में ये प्रतिशत जो है ना करीब करीब 30 है। यानी वर्ल्ड की टोटल कैपेसिटी का 30% चाइना प्रोड्यूस करता है और भारत 1.75 करता है। तो अगर भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो इन मशीन टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। और ज्योति CNC जो है ना ये इसमें एक स्पेशली CNC में और स्पेशली 5 एक्सिस CNC में जो कॉम्प्लिकेटेड CNC मशीन है इसमें एक लीडर है। फिर 2026 के में इनका और 26 और उससे आगे के जिनके प्लान है ये कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं।
मतलब जैसे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, मशीनिंग की रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो छोटी छोटी बारीक बारीक या छोटे छोटे कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। बड़े कंपोनेंट तो बड़ी मशीनों पे होते हैं, अब आपको बारीक मशीनिंग करनी है, बारीक सर्किट पे मशीनिंग करनी है, तो आप क्या करते हैं, तो उसके लिए स्पेशलाइज अलग तरीके की मशीनें आपको चाहिए। तो ये क्या है कि ये जिस तरीके से इंडस्ट्री मूव हो रही है, वैसे ही ये ईएमएस में, ईवी में, फिर सेमीकंडक्टर्स में इनका बड़ा फोकस है। सेमीकंडक्टर में जहाँ पर छोटा बारीक काम होता है वहाँ पर, फिर एरोस्पेस और डिफेंस जहाँ पर से इनके सबसे बड़े ऑर्डर आते हैं वहाँ से। फिर जैसे मैंने बताया अभी ये 2 साल में फिर अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने बताया 6,000 तो इन्होंने अभी रिसेंटली की है अपनी कैपेसिटी, और इसको 2 साल में बढ़ाकर ये 10,000 मशीनें पर एनएम की कैपेसिटी करने वाले हैं। अब इनका मार्केट कैप की बात करूं तो 29,400 यानी 29,400 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई बहुत ही अच्छा है 21.2 का। डेट टू इक्विटी जो है वो हर 100 रुपये की इक्विटी पे 29 रुपये 29 रुपीज़ इनका डेट है। पी बहुत हाई है, पी जो है वो 91 का पी है। हालांकि जो सेल्स है इनकी वो 36% अप है। प्रॉफिट जो है वो 114% 114% अप है। पिछले 12 महीनों की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका आईपीओ जो आया था वो जनवरी 24 में आया, इसलिए मैं सिर्फ 12 महीनों का ही पीरियड के इसके फाइनेंशियल्स ले रहा हूँ, जो परफॉर्मेंस इनकी काफ़ी अच्छी है। तो अब इनमें मैं बात करूँ कि कमियाँ क्या हैं, तो देखिए कमियाँ ये है कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये जो डिपेंड करती है, ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जिस कंट्री की बढ़ती है या जो एंड यूज़र इंडस्ट्री है उसके ऊपर डिपेंड करती है। सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरी बात ये, मशीन टूल्स जो है वो वर्किंग कैपिटल या इस तरीके जो भी मैन्युफैक्चरिंग वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना, उसमें इनको इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की भी और फिनिश्ड गुड्स की भी इनको बना के तैयार रखनी पड़ती है ताकि ये ऑर्डर अपने टाइमली फुलफिल कर सकें। ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ आज मेरे पास ऑर्डर आया और आज मैं इसको बना के दे दूं, दूसरे अपने जो ग्राहक को बना के दे। तो इसलिए इनको पहले से ही मशीनें जो है ना तैयार करके रखनी पड़ती, इसलिए इनके ऊपर कर्जा जो है ना वो ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया हर 100 रुपये पर 29 जो है वो इनके ऊपर डेट है। इसमें से जो लॉन्ग टर्म डेट है ना वो तो केवल 103 करोड़ ही है, और जो बाकी जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है वो लगभग 394 करोड़ का है। अब एक और जो इसमें नेगेटिव बात है वो ये है कि जब ये ऑर्डर बाहर भेजते हैं अपने, तो वहाँ से जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जो होता है ना उसमें भी प्रॉब्लम आती है। उसमें मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज घट गया या बढ़ गया तो उससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट आ सकता है। दूसरी बात ये है कि इनके जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है ना वो नेगेटिव है। हालांकि रिसीवेबल्स इतने ज़्यादा नहीं है, फिर भी इनका जो इन्वेंट्री से रिलेटेड मैनेजमेंट है ना उसके कारण इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन काफ़ी नेगेटिव है। और कैश कन्वर्जन साइकिल जो है ना वो 304 दिन का, यानी 1 रुपया जो कन्वर्ट होके इनके पास वापस आता है तो उसमें करीब 304 दिन लग जाते हैं, यानी करीब 10 महीने लग जाते हैं। तो और इस तरह की जो कैपिटल गुड्स की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं इसमें इतना लंबा साइकिल होना आम बात है, लेकिन फिर भी अगर इसको ये रिड्यूस कर सकें है ना तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। फिर क्या है, प्रमोटर के पास 62.55% है, एफआईआई के पास 7.2% है, डीआईआई के पास 10.43% है और पब्लिक के पास 19.84% है। तो बात ये है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जो इसका पी है ना वो बहुत हाई है। अभी ये शेयर जो हाइप में है, लेकिन फिर भी ये बिजनेस मॉडल के हिसाब से ये एज अ कंपनी ये कंपनी बहुत अच्छी है। और ये जो है जिस तरीके से एक्सपेंशन कर रही है उससे मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो इनको अपने सेल्स या प्रॉफिटेबिलिटी में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। खरीदने या बेचने की कोई मेरी राय नहीं है, ये मैं एक आपको फ्रेमवर्क दे रहा हूँ जिसमें आप अपना स्वतंत्र अध्ययन करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर अपने इनपुट्स डालकर आप ये फैसला कर सकते हैं शेयर में आपको क्या करना है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।